आरबीआई ने रेपो रेट को 40 पैसे से बढ़ाया, इससे ब्याज की दर बढ़ेगी। महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए आरबीआई ने सीआरआर 50 पैसे से बढ़ाकर 4.50% किया, इससे 47,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी कम होगी। आरबीआई ने एसडीएफ का रेट किया 4.15 और एमएसएफ का रेट किया 4.65। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिला जुला रुख, अमेरिका के अलावा सभी बाजारों में गिरावट। अमेरिका में डाउ जोन्स 67 अंकों से बढ़ा, S&P 500 20 अंकों से बढ़ा और नैस्डैक 27 अंकों से बढ़ा। यूरोप में एफटीएसी 24 अंकों से गिरा और डैक्स 29 अंकों से घटा। एशिया में निकी और शंघाई रहे बंद, हैंगसेंग 232 अंकों से गिरा। क्रिप्टो के भाव में संतुलन, बिटकॉइन $39,000 और इथेरियम $2,800 की रेंज में। ब्रेंट के भाव में हल्का उछाल, अब $109 की रेंज में। सोने और चांदी के भाव में संतुलन, दोनों के भाव में हल्का मूवमेंट। आरबीआई के रेट हाइक के बाद भारत के शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1,306 अंकों से गिरकर 55,669 अंकों पर बंद हुआ। नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। आपके स्वागत है मेट्रो मनी में। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई, आपका सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल। दोस्तों, आज 2 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज लाइव आए थे टीवी पे और एक मिड टर्म अनाउंसमेंट किया उन्होंने पॉलिसी का। वैसे एमपीसी की पॉलिसी अनाउंसमेंट होती है जून के पहले हफ्ते में, लेकिन 1 महीने पहले आरबीआई ने ये उचित समझा कि इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट करे। इसका साफ साफ मतलब ये है कि महंगाई जो है, जो हम इस चैनल पे आपको 3 महीने से इसके बारे में सावधान कर रहे हैं, आरबीआई ने भी इसका इसको रिकॉग्नाइज किया है और महंगाई को काबू में लाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या उन्हें जो ब्याज की दर में बढ़ोतरी करनी थी, लिक्विडिटी कम करनी थी, ये सारे जो स्टेप्स लेने थे उन्होंने 1 महीने पहले ही ले लिए। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि महंगाई आ चुकी है और आरबीआई तैनात है। आरबीआई भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है और इसके लिए उन्होंने काफी स्टेप्स अनाउंस किए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने क्या आज किया है और इसका असर क्या होगा आपके और हमारी जिंदगी पे, रोजमर्रा की जिंदगी पे। आपके क्या असर होगा, हमें क्या असर होगा, भाव, प्राइस, फूड इन्फ्लेशन जो है इसके ऊपर क्या असर हो सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे पहले ही, और उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजारों के बारे में भी रोज की तरह चर्चा करेंगे। कमलेश शाह जी आए तो जुड़ा जाए प्लीज, कमलेश शाह जी को लाया जाए। प्रिया जी, शेट्टी साहब, नमस्कार। नमस्कार प्रिया जी, नमस्कार शेट्टी साहब, नमस्कार कमलेश साहब। कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं? जो ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक हो निखिल जी। कमलेश जी, आपका स्वागत है। आज आरबीआई ने सरप्राइज कॉन्फ्रेंस किया और जो जून में शायद करने वाले थे, अब 1 महीने पहले किया। तो हम सब जानते हैं कि अब दर्शक भी जानते होंगे कि ये रेपो रेट को 40 पैसे से बढ़ाया और सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 0.50% आधे प्रतिशत से बढ़ाया, जिससे कि 87,000 करोड़ का लिक्विडिटी सिस्टम में कम हो सकता है। तो कमलेश जी, आपसे हम पहले आपका ओपिनियन, आपकी जो आपके कमेंट्स क्या है इसके ऊपर, इसका असर क्या होगा हमारे ऊपर, हमारे ब्याज की दर के ऊपर, हमारे लेंडिंग के ऊपर, बोरोइंग के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर, उसके बारे में प्लीज अगर हमें आपकी राय बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच निखिल जी। आज आपने मुझे अपने शो पे निमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने सारे दर्शकों को भी नमस्कार। निखिल जी, ये एक सरप्राइज मूव बाय आरबीआई गवर्नर, क्योंकि अगर पिछले डिबेट में भी अगर आप देखें तो हम ये बात कर रहे थे और मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो रेट चेंज करेंगे, और अगर वो करेंगे भी तो 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर करेंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट सडनली हुआ है उसका मुझे एक कारण ये दिख रहा है
जिस तरह से यूक्रेन और रसिया का वॉर लंबा जी। चलते जा रहा है और उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो अब सारे विश्व की इकोनॉमी पे दिख रहा है, हम भी कोई उसमें से बाकात नहीं है। तो हमने पिछले 15 दिन 20 दिनों में मैंने देखा तो प्राइस राइस का जो एक आंक है वो धीरे धीरे करके लेकिन काफ़ी ऊपर आया हुआ है। और सरकार की लिए चिंता ये थी कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो अब महंगाई और इन्फ्लेशन को अगर आपको काबू करना होगा तो एक सिंपल मेजर जो हमेशा गवर्नमेंट और आरबीआई सोचती है कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ता है उसकी कास्केडिंग इफेक्ट जो होती है और सबसे पहले बोरोअर से होती है। आज जब ये 4% पे 4.40% जो रेपो रेट किया, अगर जी। हम निखिल जी परसेंटेज की टर्म में जी। बात करें तो जी। 10% उन्होंने बढ़ा दिया। तो जी। आज इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में 10% जोड़ तो महंगा रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को होगा। तो बैंक उस तरह से अपने कस्टमर्स के भी रेट बढ़ाएंगे और उस जी। तरह से मार्केट में जो एक हम रूल लेते हैं उसका असर थोड़ा दिखने लगेगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भी जब तुम्हारे बाकी सारे ओवरहेड्स ऊपर जा रहे हैं, आपके जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऊपर जा रहे हैं, उसके साथ जी। साथ इंटरेस्ट कॉस्ट भी जब बढ़ने लगे तो उसकी इम्पैक्ट ये होती है कि बोरोइंग जो होती है ये थोड़ी प्रमाण में कम होती है। बंद हो गया ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका जी। प्रमाण कम हो जाता है। दूसरी बात कि जो आपने सीआरआर के बारे में कहा, अब सीआरआर भी कितने पिछले मेरे ख्याल से 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ तो इट वाज कांस्टेंट ऑन 4% और जी। उसको भी 4.5% 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया। यानी मैं ये कहूँगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो करीबन उसे 12% बढ़ाया गया। अब ये 12% की इफेक्ट आरबीआई गवर्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि मार्केट में से अबाउट 87,000 करोड़ रुपीस और जी। लिक्विडिटी से निकल जाएंगे, दे विल सक द जी। लिक्विडिटी। तो ये जी। ये इस प्रकार के मेजर इसके लिए लेना पड़ता है कि जब मार्केट में सर्कुलेशन में लिक्विडिटी कम होती है तो लोगों की खरीद शक्ति भी थोड़ी कम होती है और पैसों की लिक्विडिटी कमी की वजह से इन्फ्लेशन और प्राइस राइज के समय में हमारे पास जो एक पर्याय रहता है वो यही रहता है कि अपने खर्चे के ऊपर नियंत्रण करें और एब्सोल्युटली नेसेसरी जरूरी जीवन जरूरत की चीज़ें उसके ऊपर भी हमारे खर्चे बढ़ते हैं। तो ये जो आज का आरबीआई का मूव है, नो डाउट एज आई सेड थोड़ा सरप्राइज था और हम जो उम्मीद करते थे उससे शायद ये 1-1.5 महीने पहले आ गया है। तो एक कमेंट करूंगा और एक सवाल पूछूंगा कमलेश जी। कमेंट ये है सेठी साहब, प्रिया जी की जब हम 22 मई 2020 को जब आरबीआई ने पेंडेमिक को कॉम्बैट करने के लिए, पेंडेमिक से लड़ने के लिए जो अनाउंसमेंट्स किए थे जिसे हम अल्ट्रा एकोमोडेटिव कहते थे, यानी 22 मई 2020 के पहले भी स्टैंड एकोमोडेटिव था, लेकिन पेंडेमिक के आने की वजह से उन्होंने उसको अल्ट्रा एकोमोडेटिव कर दिया और जो हमारा जो रेपो रेट 5.15 था उसको 4% कर दिया। यानी प्री कोविड का जो रेट है, अगर आप प्री कोविड के रेट को देखें और अगर आप अभी समझते हो कि कोविड नहीं है, तो प्री कोविड का जो एकोमोडेटिव स्टैंड था आरबीआई का उस वक्त 5.15 था और अब बढ़ के 4.4 हुआ है। तो मार्केट से ये खबर आ रही है, मार्केट से लोग ये कह रहे हैं कि शायद स्लोली वी विल गो बैक टू द प्री कोविड रेट ऑफ 5.15%। ये मेरा एक कमेंट था। मेरा एक सवाल है कमलेश जी आपसे कि ऑन द फ्लिप साइड जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में और हमें जो ब्याज मिलता है वो भी कहीं ना कहीं रेपो रेट से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्या हम जो मध्य क्लास के, मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो डिपॉजिट के ब्याज के ऊपर काफी डिपेंड होते हैं, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे डिपॉजिट के ऊपर का जो दर है, ब्याज का जो दर है, जो हमें आय आता है, जो पैसा आता है, क्या उसमें बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है और अगर है तो कितना हो सकता है? और क्या इसका कोई रिलेशनशिप है कि अगर 40 पैसा वहां बढ़ा तो यहाँ कितना बढ़ सकता है? कोई कोरिलेशन है इसमें? निखिल जी, आपने बहुत ही बढ़िया और राइट क्वेश्चंस आपने मेरे सामने ये पूछा है। देखिए निखिल जी, ये आपने जो एक एनालिसिस किया ना कि प्री कोविड सिचुएशंस के टाइम पे जिस प्रकार के रेट चल रहे थे, हम वापस वही रेट रिजिम में जा रहे हैं
तो निखिल जी, हमने ये पिछले डिबेट में आपके ध्यान में होगा तो ये भी एक विषय रखा था कि आने वाले 6 क्वार्टर में करीबन 1.5 साल के आसपास दी रिजर्व बैंक जो अपना रेपो रेट करेगी विल कम समवेयर टू 5.5%। यानी हम तभी उम्मीद कर रहे थे कि 1.5% की बढ़ोतरी 6 से 7 क्वार्टर के अंदर होना है, तो वो होना है। सीआरआर की भी जो आपने बात की, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस ऑन द सेम लाइन सीआरआर को भी वापस 5% के लेवल पे लाया जा सकता है आने वाले 4 से 6 क्वार्टर के अंदर। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से भी अब डिपॉजिटर्स के जो पैसे बैंक के पास पड़े होते हैं तो उनके भी इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ने चाहिए और बढ़ेंगे, लॉजिकल है वो बिल्कुल। हाँ, आपने ये पूछा कितना बढ़ेगा, तो मैं प्रपोर्ट ये ऐसा मानता हूँ कि इसकी इम्पैक्ट जब 40 बेसिस पॉइंट से हुई है रेपो रेट की और सीआरआर पे 50 बेसिस पॉइंट है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे डिपॉजिटर्सों के लिए भी इंटरेस्ट रेट में ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि 40 से 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ना ही चाहिए। जी, 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 अच्छी बात है। मेरे ख्याल से देखिए, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जब महंगाई बढ़ती है तब हमारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो रिटायर्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनका मेन इनकम है सेविंग्स और डिपॉजिट्स, तो उनको डबल वैमी पड़ता है क्योंकि ब्याज नहीं बढ़ता है और महंगाई बढ़ती जाती है। जब ब्याज बढ़ता है और महंगाई को काबू में लाते हैं तो उल्टा हो जाता है, मेरी 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 आय बढ़ती है, मेरी इनकम बढ़ती है, और अगर महंगाई कम होती है तो अच्छा ही है मेरे लिए। तो मेरे ख्याल से ये रेपो रेट इंक्रीज जो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा उसका हम सेठी साहब से कमेंट लेंगे अभी कि सेठी साहब, हमने एक दो और इंटरव्यू देख रहे थे अभी इस प्रोग्राम के पहले कि रेपो रेट तो बढ़ना ही था क्योंकि महंगाई, सब कह रहे थे महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, हॉकी स्टैंड आना चाहिए, अकाउंट स्टैंड जाना चाहिए, और सारी मार्केट कह रही थी कि आरबीआई रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब आरबीआई रिस्पॉन्ड कर रही है तो फिर मार्केट इसको नेगेटिवली ले रही है। 1200-1300 पॉइंट की आज गिरावट हुई। आपके क्या कमेंट है इसके ऊपर? क्या मार्केट को इसे पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए था कि ये तो करना ही था अगर महंगाई को काबू में लाना है? और ये बैंकों के लिए तो अच्छा ही है क्योंकि उनकी इनकम बढ़ सकती है क्योंकि उनके लेंडिंग रेट बढ़ेंगे और जो उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ेगा। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया इस अनाउंसमेंट से, इसका कोई कारण और आपकी क्या राय है इस मूव के बारे में? महंगाई जो है इंडिविजुअल लेवल पे देखी जाती है जी और इस मूव का जो असर हुआ है वो कॉर्पोरेट लेवल पर होता है। कॉर्पोरेट्स को अभी लोन रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, उनके जी। खर्चे बढ़ जाएंगे, हम्म, तो उनके लिए तो अतिरिक्त भार हो गया। क्योंकि अभी 2 बार आरबीआई की चर्चा हुई थी, पहले कुछ दिन पहले जब भी आरबीआई ने कहा था कि ये जो कोविड का असर 10-15 साल तक रहेगा, जी 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 तो जी एक इंडिकेशन दिया था कि कहीं ना कहीं कुछ तैयारी हो रही है। तो दूसरा, कुछ दिन जी पहले आपने भी चर्चा की थी, ये जो कलेक्शन नए से नए रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहे हैं उसका जी क्या फ़ायदा होगा। जी तो हमने कहा कि रिकॉर्ड कलेक्शन वो गवर्नमेंट के रिजर्व में जा रहे हैं, जी तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। जी जी और जी ये जो कार्रवाई की गई है कि नेसेसरी गुड्स को कम करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि जो जी लग्जरी गुड्स पे सब खर्चा हो रहा था, जी 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 लग्जरी गुड्स पे जो खर्चा हो रहा था उस पे रोक लगेगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एक 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 सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट था आरबीआई गवर्नर का, सेठी साहब, कि फूड इन्फ्लेशन को लेके उन्होंने ये कहा कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फूड इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। यानी ये कह रहे हैं कि जो खाने पीने के जो दर है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम खर्चा करते हैं, इसके ऊपर नियंत्रण लाना ओवरनाइट काम नहीं है क्योंकि जो वॉर का इफेक्ट है वो रहेगा और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के बड़े इश्यूज है, ऑयल प्राइसेस है, तो जो फूड इन्फ्लेशन है ये जाएगा नहीं कहीं बहुत जल्दी, ये रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये भी एक चिंताजनक बात थी, लेकिन ये जो स्टेप्स लिए गए हैं मेरे ख्याल से ये इसी डायरेक्शन में है कि आम आदमी को राहत मिले, महंगाई कंट्रोल में आए और उनका इनकम भी बढ़ सकती है फिक्स डिपॉजिट से। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल, कमलेश जी, आपको क्या लगता है ओवरऑल ये एक अच्छा मूव था? Was it too premature? You think the rate hike was too high? Do you think it should have been lower? Was the CRR rate justified? Broadly, आपकी क्या how would you rate this move?
कमलेश जी, कमलेश जी है? प्रिया जी, you must have, कमलेश जी, could you hear me? कमलेश जी, can you hear me? कमलेश जी, आपको आवाज आ रही है? मैंने आपसे सवाल पूछा था, कमलेश जी, आवाज आई है आपको? टेक्निकल टीम, कैन यू जस्ट सी? या कमलेश जी, या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आई आस्क्ड यू वेदर व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑन द आरबीआई मूव, जस्टिफाइड था, बहुत प्रीमेच्योर था या सही था? आपकी क्या राय है ब्रॉडली की, सही मूव था या नहीं था? हेलो, हाँ कमलेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ जी आ रही है रही है मेरी? जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, हाँ आ रही है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ जी निखिल जी, देखिए ये मूव तो जस्टिफाई रही, क्योंकि जिस चीज़ को हम जून के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आज उन्होंने सडनली मीडिया के सामने आके विद इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने नए रेट अप्लाई करने की बात कर दी। क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से, जैसे मैंने आपको बताया, जिस प्रकार से महंगाई का दर बढ़ रहा था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप देख लीजिए, सीएनजी देख लीजिए आप, सीएनजी भी मुंबई में 76 रुपीज़ हो चुके हैं। और ये तीन चीज़ ऐसी है, सीएनजी, पेट्रोल एंड द डीजल, कि उसमें अगर 5% दाम बढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों में 15% बढ़ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना था, और ये उन्होंने आज ये कदम उन्होंने ले लिया। एज आई सेड, थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि मैं जून में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो जरूरी कदम था, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी बिल्कुल और बिल्कुल, मेरे निखिल ख्याल जी, से जी प्लीज कंटिन्यू, या प्लीज और कंटिन्यू। निखिल जी देखिए, मार्केट के लिए जो आपने बताया ना, क्या है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कभी भी बढ़ता है, तो बिल्कुल बात सही है कि कॉर्पोरेट लेवल से अगर आप देखते हो तो कॉर्पोरेट के लिए उनकी कॉस्ट इज गोइंग अप बाई मे बी इवन 5%, 10%, जो भी हो, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो उस तरफ से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ऊपर उसकी इम्पैक्ट होगी। कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट, अर्निंग्स जो होंगे, वो जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़े कम आएंगे, तो उसकी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होना जरूरी है। लेकिन जी जिस तरह से आज रिएक्ट किया ना, इतना रिएक्ट मैं जी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे कि सम 1300 पॉइंट सेंसेक्स गया हुआ है, जी और जी आई बिलीव सम 390 पॉइंट निफ्टी भी गया हुआ है। तो ठीक जी है, मार्केट अपनी तरफ से हमेशा कोई भी इकोनॉमिक मूव को रिएक्ट करती रहती है। जी 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 बिल्कुल। तो मेरा एक लास्ट कमेंट है इसके ऊपर, देन आई लास्ट प्रिया जी टू कम इन विथ हर कमेंट्स एंड टेक ओवर फॉर द इंटरनेशनल न्यूज। लास्ट कमेंट इज दिस, सेठी साहब एंड कमलेश जी के कुछ कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि आरबीआई ने ये स्टेप लेके ये साबित किया है कि वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है और गवर्नमेंट के कहने पे नहीं जाती है। सही गलत ये तो अभी लोग जस्टिफाई करेंगे, लोग सोचेंगे कि जब एलआईसी के आईपीओ जारी हुआ आज और मार्केट को बिल्कुल संयम में रखना जरूरी था, संतुलित रखना जरूरी था, तब ऐसा अनाउंसमेंट करना जिसका शायद नेगेटिव इफेक्ट आएगा मार्केट के ऊपर, ये साबित करता है कि आरबीआई अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्र संस्था है और सरकार इसके ऊपर कोई जोर या दबाव नहीं डालती है और आरबीआई को अपना काम करने देती है। ये कमेंटेटर्स है कुछ मार्केट में जो ये कह रहे हैं। इसके ऊपर आपकी कोई राय हो तो आप बात में बता दीजिएगा, लेकिन अभी मैं प्रिया जी को बोलूंगा वो आए अपने अपने कमेंट लेकर इसके ऊपर और फिर आगे बढ़े ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स। एंड आई थिंक शेट्टी साहब वांट्स टू डिस्कस द टाटा स्टील रिजल्ट्स, सो वी मूव फॉरवर्ड टू दैट। प्रिया जी। श्योर जी सर। सर मैं सिर्फ इतना कमेंट करना चाहूँगी कि ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था, हमने लास्ट वीक ही इसके बारे में चर्चा की थी, बट आई थिंक इट इज़ वेरी टाइमली। मैं कहूँगी कि ये ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड मूव। बाकी जहाँ तक मार्केट का सवाल है, जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो दिस इज हाउ दे रिएक्ट, थोड़ा नेगेटिविटी आ जाती है मार्केट में, बट आई गेस इट शुड बी ओके। आई थिंक इट वाज अ वेरी टाइमली मूव। आगे अगर इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बढ़े तो सर सेम खबर है, वहाँ भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो कल ऊपर बंद हुआ और आज फ्यूचर्स आज भी ऊपर है, मैं फॉलो कर रही थी। वहाँ पे फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाले हैं, प्रॉबेबली 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ेंगे, तो इसके कारण उनका मार्केट जो है वो कल ऊपर बंद हुआ। और बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो भी बढ़ाने वाले हैं फिर से 0.25।
से आगे बढ़ेंगे उनके इंटरेस्ट रेट्स। इसके कारण देख सकते हैं कि यूरोप नीचे है, जर्मनी भी नीचे रहा है इसी कारण, और जर्मनी नीचे रहने का और भी कारण है कि वहाँ का ट्रेड सरप्लस जो है वो कम होता जा रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम टाइम। तो यूरोप इसलिए नीचे है, और यूरोपियन यूनियन ने ये तय किया है कि वो ऑयल जो है, रशियन ऑयल पे जो बैन लगाया है, तो धीरे धीरे उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और 6 महीने में पूरा वो रोक देंगे उनसे जो सप्लाई आता है। तो इसका असर यूरोप पे दिखाई दे रहा है, यूरोप नीचे है। जापान और चाइना दोनों ही आज बंद रहे, वहाँ पे छुट्टी है, लेकिन हैंसेंग जो है वो भी नीचे रहा आज, क्योंकि टेक स्टॉक्स नीचे है और उनकी इकोनॉमी भी काफी श्रिंक हो रही है बाय 4% कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इसके कारण मार्केट अगर देखेंगे तो काफी नीचे है, यूरोप और एशिया दोनों नीचे है। और सर अगर ऑयल के बारे में बात करें तो कल ओपेक प्लस की मीटिंग है, एंड ऐसा कह रहे हैं, एक तो ये जो यूरोपियन यूनियन ने फिर से जो सैंक्शंस लगाए हैं उसके कारण ऑयल ऊपर है, और कल उनकी मीटिंग है, और आज कमेंट्स है कि इन स्पाइट ऑफ द करंट सिचुएशन जहाँ पे सप्लाई जो है वो इज अ बिग इशू एट द मोमेंट, लेकिन वो ऐसे स्पेकुलेट करें कि मार्केट में सरप्लस रहेगा इन द ईयर 2022। तो इसके कारण ऑयल प्राइसेस ऊपर नजर आ रहे हैं। जी सर आपके कोई कमेंट्स ऑन? आज शायद फेड की मीटिंग है, फेड की भी मीटिंग है, और मेरे ख्याल से आज वो लोग भी रेट हाइक का अनाउंसमेंट करने वाले, ऐसी आशंका है। जी आज ही है उनकी मीटिंग जी, तो कल अपडेट करेंगे दर्शकों को इसके बारे में। सर आगे इंडियन मार्केट देखते हैं। इंडियन मार्केट भी आज नीचे क्लोज हुआ काफी, तो इसमें कमेंट्स लेते हैं सेठी सर के कमेंट्स। सेठी सर, योर कमेंट्स ऑन द इंडियन मार्केट। आज बाजार 1306 पॉइंट टूटा और इसमें 828 शेयर बढ़े और 2404 शेयर गिरे संख्या में, और जो शेयर टॉप 5 शेयर्स बढ़े उनमें रेन इंडस्ट्रीज, ONGC, ब्रिटेनिया, पेट्रोनेट, LNG, पावर ग्रिड। जो 5 टॉप के शेयर गिरे हुए हैं वोल्टास, अपोलो हॉस्पिटल, इन्फो एज, एलेम्बिक केमिकल्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। और 52 हाई में 5 शेयर बढ़े थे, लेकिन उनमें से एक सुमिटोमो ही अपने न्यू हाई को रिटेन कर पाया, बाकी 4 हाई के प्राइस से नीचे चले गए। अभी मुझे लगता है ये असर थोड़े दिन जारी रहेगा, क्योंकि लेट अनाउंसमेंट आई है तो आज उसका पूरा इफेक्ट नहीं दिखा है, बहुत से लोगों को तो बेचने का मौका ही नहीं मिला होगा। तो कल लगता है बाजार नीचे खुलेगा और ये गिरावट थोड़ा कंटिन्यू रहेगी। निखिल जी आपके कमेंट्स मार्केट के बारे में? नहीं, मेरे ख्याल से जो ब्रॉड डिक्लाइन जो बताया सेठी साहब ने कि सिर्फ 280 शेयर्स के भाव बढ़े और बाकी 1400 के भाव गिरे, ये ब्रॉड indicating of a broad decline in the market, and I agree that the impact will last for some time, for a couple of days, because जो RBI का जो मूव है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एनालिसिस अलग अलग होगा, और शायद नेक्स्ट 1-2 दिन शायद नर्वसनेस होगा मार्केट में। और आज फेड क्या करती है यूएस में उसका भी असर आएगा, क्योंकि यूएस में भी रीअलोकेशन हो सकता है एसेट पोर्टफोलियो का, अगर क्योंकि बॉन्ड यील्ड जब बढ़ते हैं यूएस में तो बड़ा ही एसेट रीअलोकेशन होता है। मेरे ख्याल से आज वो उसके ऊपर नजर रखना जरूरी है, लेकिन नेक्स्ट आने वाले 1-2 दिन शायद थोड़े नर्वस होंगे, वॉलेटाइल होंगे, तो ध्यान रखना। जी सर। सर आगे बढ़ते हैं हम। आज सेठी सर हमें टाटा स्टील के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो उनसे बात करते हैं। सेठी सर, आप टाटा स्टील के बारे में आज हमें बताना चाह रहे थे। टाटा स्टील ने बहुत बढ़िया कामकाज किया है, उसने अभी तक का सबसे ज्यादा एबिडा 63,830 करोड़ का रिकॉर्ड किया है। टेक्निकल टीम पहला टाटा स्टील का अगर स्लाइड लाया जाए तो स्क्रीन पे टाटा स्टील, प्लीज कंटिन्यू सेठी सर, टाटा स्टील का पहला स्लाइड लाए जी, प्लीज कंटिन्यू। का रिकॉर्ड किया है 63,830 करोड़ का, और नेट डेट को उसने 22% कम किया है। पर शेयर 51 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, और 10:1 रेशो में स्टॉक स्प्लिट का रिकमेंड किया है, और सेविंग्स करके 5,456 करोड़ की बचत की है, और 125 नए प्रोडक्ट व 123 नए पेटेंट अप्रूव कराए हैं, और अपनी पैलेट की उत्पादन क्षमता को 7 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 13 मीट्रिक टन कर रही है। इसी तरह आयरन ओर की कैपेसिटी को 30 से बढ़ाकर 60 मीट्रिक टन कर रही है। इसी तरह ट्यूब, वायर्स, टिन प्लेट का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है,
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए नए प्रोडक्ट ला रही है। और सरकारी कंपनी जी नीलांचल इस्पात को इसने खरीद लिया है, जिसके पास प्रतिवर्ष 10 लाख टन स्टील के उत्पादन की क्षमता है। जी और नीलांचल के पास 2500 एकड़ ज़मीन है और अच्छे आयरन ओर की माइंस भी हैं। भारत में स्टील की मांग बढ़ी है और यूरोप में इम्बैलेंस है, असंतुलन है। जी कुल पूरे वर्ष में फ्री कैश फ्लो कंपनी का 27,185 करोड़ है। डेट पेमेंट जो इसने किया है 15,232 करोड़ का किया है। और टाटा स्टील जी लॉन्ग प्रोडक्ट, टाटा स्टील यूरोप, टाटा स्टील थाईलैंड, नीलांचल इस्पात, ये सब कंपनियां इसके अंडर आती हैं। इसका ताज़ा भाव 1283 है, हाई लो 1535, 1045 है, बुक वैल्यू 937 है। और डिविडेंड यील्ड 1.94 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 42% है, रिटर्न ऑन कैपिटल 31% है, फेस वैल्यू 10 रुपये है और पी इसकी है 3.88। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका पिछले 10 सालों में 2011 से 2021 में 11% से बढ़कर 26% हुआ है। बिक्री इसकी 1,18,753 करोड़ से बढ़कर 1,80,469 करोड़ हुई है। नेट प्रॉफिट 8,963 करोड़ से बढ़कर 40,154 करोड़ हुआ है। और ईपीएस 80 रुपये से बढ़कर 328 रुपये हुई है। प्रमोटर्स के पास 33% शेयर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 13% हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 20% हैं और 22% शेयर पब्लिक के पास हैं। तो ये स्टॉक कंपनी बहुत बेहतरीन काम किया है, रिकॉर्ड काफ़ी नए रिकॉर्ड बनाए हैं इसने। जी और इतने बड़े उनका एक साइज टैगलाइन है, करना। शेट्टी साहब, उनका टैगलाइन है, वी ऑल्सो मेक टुमारो, हम कल बनाते हैं। दे हैव मेड द टुमारो। दे हैव मेड देयर टुमारो। परफेक्ट। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से। यानी आप T20 की भाषा में बोले तो हर बॉल में छक्का मारा इन्होंने और 20 ओवर में पता नहीं कितने रन बना दिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया इनके EBITDA पर टन है, जो सारे पैरामीटर्स आप देखे शेट्टी साहब, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मे बी द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हेल्प, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो था जहाँ पे भाव बढ़े, सब वॉर के कारण बढ़े, महंगाई के कारण बढ़े, जो भी कारण है, ग्रोथ भी है, कैपेक्स भी है, तो दे वर सपोर्टेड अ लॉट बाय द एक्सटर्नल इकोसिस्टम। बट इवन देन, इन स्पाइट, इवन इफ यू टेक दैट इनटू अकाउंट, उनका परफॉर्मेंस जो, इनके मार्जिन जो है, शानदार, बिल्कुल लाजवाब। दूसरा क्या हुआ कि आयरन ओर के भाव गिरे हैं और कोल के बढ़े हैं, तो मैचिंग हो गई दोनों की। जी जी जी, that's what I meant और when I said दूसरा the क्या, ecosystem is supporting them. Please go ahead. यूरोप में बैलेंस नहीं था, डिमांड इतनी कंटिन्यूटी नहीं थी, जी सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, तो इंडिया की डिमांड ने साथ दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और जिस हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है, पेटेंट करवाती है और इस तरह से जो सेवाएं दे रही है, वो तो यूनिक सर्विसेज हैं। जी जी, बिल्कुल। ये खाली स्टील नहीं बनाती, स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है, जी तो वैल्यू एडिशन है वो बहुत हाई है। वैल्यू एडिशन बहुत सही, बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। सर एक और कंपनी है जिसके बारे में सेठी सर बात करना चाह रहे हैं, जो है द्वारकेश शुगर। उसका स्लाइड भी लाया जाए प्लीज स्क्रीन पे। हाँ जी, धन्यवाद। गो अहेड शेट्टी साहब। द्वारकेश शुगर जैसे कि नाम से ही जाहिर है, शुगर का प्रोडक्शन करती है, शुगर का उत्पादन करती है। और इसका प्राइस 123 रुपये है, हाई लो 148.45 है, फेस वैल्यू 1 रुपये है, बुक वैल्यू 35 रुपीज़ है, रिटर्न ऑन कैपिटल 24% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% है। इसकी सेल्स पिछले 10 सालों में 555 करोड़ से बढ़कर 1839 करोड़ हुई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% से बढ़कर 15% हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 63 करोड़ से बढ़कर 201 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़कर -9 से बढ़कर 92 करोड़ हुआ है। इक्विटी 32 करोड़ थी, जो कम करके 19 करोड़ की गई है। प्रमोटर्स का स्टेक 42% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 4% है, 4% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का है और 49% स्टेक
इसका पब्लिक का है। इसका क्या है, कंपनी ने शुगर का एक्सपोर्ट भी करती है और एथनॉल भी बनाती है। अच्छा। और एथनॉल जो बना रही है वो 392 करोड़ लीटर इसने एथनॉल बनाया है 9 महीनों में। जी और अभी इसका एक नया प्लांट आ रहा है, वो अभी जून में चालू हो जाएगा, तो उसके बाद इसकी एथनॉल बनाने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। और ये 25,000 मीट्रिक टन शुगर का एक्सपोर्ट कर चुकी है। वन ऑफ द और गुड परफॉर्मर्स अभी ऑफ द स्टॉक मार्केट। बहुत बढ़िया है। और दूसरा क्या है कि इसने अभी और एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही है, कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस बढ़ जाएंगे। जी तो इंडिया की सरप्लस शुगर से ही भाव कम हो रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। जी जी। तो अब जी, हमारी डिमांड भी यहाँ बढ़ गई है, हम्म, तो हमारे यहाँ भी अभी सरप्लस नहीं रहा, तो अपने यहाँ सरप्लस कम हो गया है, तो ये अभी एक्सपोर्ट भाव बढ़ेंगे। जैसे पाम ऑयल का असर हमारे पे पड़ रहा है, ऐसे ही शुगर का असर वहाँ पर पड़ेगा। जी, जी सही बोला जी। तो स्लाइड में भी देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त जंप किया है, ग्रॉस प्रॉफिट जंप जी किया है, जी और इसने भी कई नए रिकॉर्ड किए हैं। और गवर्नमेंट से इसको 67 करोड़ का लोन मिला हुआ है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अच्छा। तो शुगर मिलों को, शुगर कंपनियों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है। जी जी जी। तो इंटरनेशनल मार्केट में 35 रुपये किलो का रेट है। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट बढ़े तो उसको वहाँ बेचें, वहाँ पे और कॉन्ट्रैक्ट करें। तो कंपनी हर हिसाब से एफिशिएंट है, मार्जिन्स भी इसके बड़े हैं, सेल्स भी बढ़ी हैं, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बड़े हैं, और शुगर का एक्सपोर्ट कर रही है। तो सब फ्रंट्स पे इसने अपनी तोपें दाग दी हैं। तो एक विश्लेषण के हिसाब से ये स्टॉक ध्यान देने लायक है, इस पर नज़र रखी जानी चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल। हाँ जी सर। हाँ जी प्रिया जी। जी प्रिया जी। जी तो सर ये दो स्टॉक्स हैं जो सेटी सर आज के लिए रेकमेंड कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन। सर आपके कोई और कमेंट्स, आप इसके बारे में कमेंट करना चाहेंगे आइदर ऑफ द कंपनीज? नहीं, मेरे ख्याल से सेठी साहब ने काफी, मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं, सेठी सर ने काफी डिटेल में विश्लेषण किया है, तो आई हैव नथिंग टू ऐड। तो सर आज हम कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबके फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। निखिल सर पहले आपसे शुरू करते हैं, फिर कमलेश जी, फिर सेठी सर। मेरे ख्याल से रिजल्ट सीजन है, बम्पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा ही है। लेकिन आज मार्केट गिरा क्योंकि आरबीआई ने एक अनशेड्यूल्ड अनाउंसमेंट किया रेट हाइक का। मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया मूव किया आरबीआई ने, बहुत ही टाइमली मूव था। मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर रही है, कल परसों शायद नर्वस रहेगी मार्केट, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी था, और ऑल क्रेडिट टू आरबीआई फॉर स्टेपिंग इन एंड डूइंग थिंग्स दैट they should be doing at the right time. Thank you. जी सर, you're absolutely right. It was a timely move. कमलेश जी, आपके कमेंट्स, फाइनल कमेंट्स? कमलेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी। Am I audible? Yes, yes, you're audible. Yeah. Okay. निखिल जी ने एक सवाल किया था रिगार्डिंग द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द आरबीआई। तो मैं तो ऐसा बैंकर ये कहूँगा कि बिल्कुल आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। हाँ, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलजुल के काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे एक दूसरे के कमेंट्स, एक दूसरे के सजेशंस, व्यू पॉइंट कंसिडर होते हैं, लेकिन यस, बाई एंड लार्ज आरबीआई इज एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी। और निखिल जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हाउ स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिंजेंटली दे मॉनिटर द फाइनेंशियल मार्केट, इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस जो यूनाइटेड स्टेट्स पे हुआ था, और उस समय के यूरोपियन बैंक के, अमेरिका में भी करीबन 130 बैंक, 130 बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन ये आरबीआई का ही मॉनिटरिंग पॉलिसी है, आरबीआई का ही स्ट्रिक्ट विजिलेंट मॉनिटरिंग है कि एक भी इंडियन बैंक, नॉट अ सिंगल इंडियन बैंक हैड फेल्ड इन 2008।
So this shows the strength of Reserve Bank of India and their monetary power. Number 2, एक दो डेटा आज के लिए और शेयर कर लेता हूँ। साथ साथ जी। SDF जैसे हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं, उसका भी रेट उन्होंने बढ़ाया हुआ है, 4.15 किया हुआ है। एंड MSF जिसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसमें RBI इज लैंडिंग टू द बैंक, तो उसको भी 4.65 किया है। इस तरह से ओवरऑल अगर आप आज का पिक्चर देखेंगे तो RBI ने रेट बढ़ाया हुआ है। वर्तमान स्थिति में मैं ऐसा सोचता हूँ ये सही कदम है। और निखिल जी, मुझे ये भी कहने की एक अनुमति दीजिए कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई है। दुनिया के 30 से 30 देश ऐसे हैं जिनके इन्फ्लेशन के रेट डबल डिजिट के पास पहुंच गए हैं। वैसे सिचुएशन में भी आज हम अपनी तरफ से जितना हो सके उतने इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग बेटर। Yes. Absolutely right, sir. We are making all the efforts. हमारी गवर्नमेंट सारे एफर्ट्स कर रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आपके कमेंट्स? मैं ये कहना चाहूँगा, महंगाई को रोकने के लिए ज़रूरी है कि जो खर्चा कर रहा है आदमी, उसको खर्चा उसका महंगा कर दिया जाए। चीज़ें महंगी हो रही हैं तो खर्चा कम करेगा तो पैसे का क्या करे, तो उसको दूसरा अट्रैक्शन दो कि जमा कराएगा, फिर FD में जमा कराएगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ पे। तो ये दुधारी तलवार है, ये दो तरह से काम करती है। एक तरफ आपको जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टेज प्रोडक्ट्स हैं, उन पर खर्चा करने से रोकती है, और दूसरा और इंसेंटिवाइज करती है आपको सेविंग करें तो। जी जी तो इस लिहाज से एक तरह का इनडायरेक्ट कंट्रोल ये ज़रूरी था, जी और ये टाइमली मूव है। जी राइट सर। तो निखिल जी, कमलेश जी, सेठी सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमें लिखना चाहते हैं, आपके कोई कमेंट्स हैं या सुझाव है, तो प्लीज हमें लिखिए इस पते पर metromoney@metromumbaiLive.com, metromoney@metromumbaiLive.com। और अगर आपको निवेश रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई परेशानी है, तो हमें लिखिए इस पते पर helpdesk@metromumbaiLive.com, helpdesk@metromumbaiLive.com। तो ये था आज का कार्यक्रम। अब हम कल शाम को 4 बजे फिर से हाजिर होंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला 24/7 जारी रहता है, तो जरूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू।